जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जो आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम चल रहा है। क्या चल रहा है साथी? आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसी श्रृंखला में आज आपका ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हुआ था। किसका? ट्रेडमैन और क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था। इन सभी के क्वेश्चनों का हम एक बार से अध्ययन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो साथी आज हम आर्मी अग्निवीर, इंडियन आर्मी जो अग्निवीर एग्ज़ाम चल रहा है आपका, इसका आज आपका ट्रेडमैन और क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है। इन सभी का हम प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम जीएस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो आपका इंडियन आर्मी में वुमेन फोर्सेस का जो एग्ज़ाम था उसका भी अध्ययन देखेंगे। ठीक है साथी, कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे। इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे जिन भी विद्यार्थियों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उनके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरी देखनी है। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम रह गया है उनको क्लास पूरी देखनी है। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। समझ रहे हो साथी? यानी कि जो ईश्वर ने दिया है वो कभी अल्प नहीं होता। आप ये ना सोचें कि आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आज मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है, आज मेरे पास डाटा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरह से व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। यदि आपने संकल्प ले लिया है कि जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तब तक नहीं रुकेंगे, तो इस संकल्प को टूटने नहीं देना है। और हार को तो कभी अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। यानी कि हार आपके कभी जुबान पर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ठीक है साथी, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज हम देखेंगे साथी सबसे पहले ट्रेडमैन के प्रश्नों का अध्ययन। ठीक है, इसमें साथ साथ आपके क्लर्क के प्रश्न भी रहेंगे। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है साथी, प्रथम सीडीएस की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रथम सीडीएस बने थे इनकी नियुक्ति कब हुई थी। साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। सर इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 2019। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, 31 दिसंबर 2019 को, 2019 का ही अधिनियम था, इनकी नियुक्ति हो गई थी। ठीक है साथी, 31 दिसंबर 2019 को भारत को पहला सीडीएस मिला था, यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये आपको कई बार करवाया गया है, तो याद रखेंगे। पहली बार कब नियुक्ति हुई सर? 31 दिसंबर 2019 को इसकी नियुक्ति हुई। लेकिन क्वेश्चन और पूछेगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हालांकि रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? तो याद रखेंगे भारत के दूसरे सीडीएस साथी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री अनिल चौहान जी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के दूसरे सीडीएस बने थे। ये कब बने थे? तो 2021 में बने थे। ठीक है, याद रखेंगे 2021 में, सॉरी 21 में ही बने थे, जब बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे 2021 या 2022, ये कन्फर्म नहीं है, थोड़ा आप कन्फर्म कर लेंगे। ठीक है, आप बताएंगे जल्दी से 21 था या 22 था। ठीक है, लेकिन बात करेंगे दूसरे सीडीएस कौन है, तो मेजर जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है, लेकिन पहले कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। इनकी नियुक्ति 31 दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है 2023 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? देखो क्वेश्चन यहाँ पर दो प्रकार से बनते हैं साथी। एक बनता है कोयले के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक कोयला उत्पादन किसने किया है। तो साथी दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे प्रचुर भंडार, यानी कि सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। तो प्यारे साथी सभी याद रखेंगे, झारखंड में कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है साथी, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन, जो कि आज आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा सर? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कोयले का 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सर छत्तीसगढ़ है, जबकि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? राजस्थान, सॉरी झारखंड में। देखो झारखंड में भंडार तो है, दामोदर आपने नदी घाटी सुनी होगी, इसमें भंडार तो है, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या पूछा था? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा से आज तीनों शिफ्टों में दो प्रश्न पूछे गए थे लगभग। ठीक है, तीनों प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कौन कौन से प्रश्न थे। पहला तो यही था कि सभापति कौन होता है, तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, ये अनुच्छेद 64 में लिखा है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। किस आर्टिकल में लिखा है सर? तो याद रखेंगे आर्टिकल 64 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? क्या पूछा गया था? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, जो कि राजस्थान के निवासी हैं तथा उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। कहाँ के सर? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, याद रखेंगे। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। कौन? तो साथी जगदीप धनखड़। ठीक है, लेकिन निवासी कहाँ के हैं? तो राजस्थान के ये निवासी हैं, ये भी याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऐसा कहां पर लिखा है? तो आर्टिकल 64 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था साथी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो टमाटर की बात की जाए सर, तो टमाटर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? देखो यहां पर क्या कहा है सर? सर्वाधिक मात्रा में। मैंने ये नहीं कहा कि केवल ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो याद रखेंगे टमाटर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि अन्य मात्रा में कुछ और अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, जो कम मात्रा में अम्ल पाए जाते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल टमाटर के बीजों में। ठीक है, इसके अलावा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे। तो साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सारे के सारे अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं, लेकिन सब सर्वाधिक पूछेगा तो आपको आंसर लगा के आना है ऑक्जेलिक। ठीक है, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? तो ऑक्जेलिक को ही देनी है, भले ही ये ऑप्शन में क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको ऑप्शन इसका ऑक्जेलिक ही लगा के आना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रख लेनी है, हो सकता है आगे फिर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे हीराकुंड बांध की बात की जाए सर, ये सबसे पहले तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है। और पूछ ले उड़ीसा में भी कहाँ पर है? तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? जो इसका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उड़ीसा का, यहीं पर स्थित है। और सर पूछेगा नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे महानदी। कौन सी नदी? सर महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा सर पूछेगा ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी पूछ सकता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसके अलावा सर इसकी लंबाई भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे लगभग 25 किलोमीटर। हालांकि एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा 25.8 किलोमीटर। कितनी? 25.8 किलोमीटर। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है, लगभग 25 किलोमीटर लंबा यह बांध है और विश्व का सबसे लंबा है, भारत का ही नहीं साथी, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। विश्व का सबसे लंबा बांध जिसकी दूरी कितनी है, कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, ओडिशा में महानदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य कौन सा बना था? क्या पूछा था सर? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य कौन सा बना था? इस प्रश्न को आप लोगों को भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य कौन बना था? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश जो है साथी वर्ष 2000 में, सॉरी वर्ष 2000 में, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, 2001 हो गया है, याद रखेंगे वर्ष 2000 में मिस टाइपिंग है, माफ़ी चाहेंगे। वर्ष 2000 में नवंबर के माह में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से के 13 जिले थे, कौन से? उत्तरी हिस्से के 13 जिले थे, इनको अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। किसका? सर उत्तरांचल का। क्या बात कर रहे हो सर, उत्तरांचल राज्य तो हमने सुना ही नहीं है। तो याद रखेंगे उत्तरांचल का ही नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब उत्तराखंड कर दिया है। क्या कर दिया है? उत्तराखंड। पहले इसका नाम था उत्तरांचल प्रदेश। क्या नाम था? उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से के जो 13 डिस्ट्रिक्ट थे, इनको अलग करके क्या बना दिया था? उत्तरांचल प्रदेश। कब बनाया था? तो याद रखेंगे 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, लेकिन आगे चलकर उत्तरांचल का जो नाम बदला था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया सर? उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे यूके। ठीक है, इसका नया नाम क्या हो चुका है? उत्तराखंड हो चुका है, जो कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो नवंबर सन 2000 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड अलग राज्य बना था। अगला प्रश्न कह रहा है साथी आपसे, भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है?
क्या कह रहा है सर, भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखेंगे। सर बात की जाए वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री की, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो सर मनसुख मंडाविया जी। कौन है, मनसुख मंडाविया जी भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे रेल मंत्री कौन है। क्या याद रखेंगे सर, भारत के रेल मंत्री कौन है, तो श्री अश्विनी वैष्णव। कौन, श्री अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा सड़क और परिवहन मंत्री, जो कि पूछा गया है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कौन हो जाएंगे, कई बार करवाया सर, नितिन गडकरी जी। कौन हो जाएंगे, नितिन गडकरी जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री बात की जाए, देखो जहां पर स्टार है उनको आपको नोट करना है, ठीक है। सड़क और मंत्री कौन हो जाएंगे, नितिन गडकरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जबकि वित्त मंत्री कौन हो जाएंगी, श्रीमती निर्मला सीतारमण। क्या हो जाएंगी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। भारत की पूर्णकालिक प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर, पाचन क्रिया का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। देखो यहाँ पर बड़ा नहीं होगा, बच्चे ने बताया था बड़ा, लेकिन आपको याद करना है लंबा, ठीक है। क्या याद करना है, पाचन क्रिया का जो सबसे लंबा अंग होता है वो होता है सर आपका छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा सर, छोटी आंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया का सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है, लगभग ये 7 मीटर की होती है साथी। कितने मीटर की, आपको याद रखना है, लगभग 7 मीटर, यानी कि 22 से 23 फुट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। याद रखेंगे 22 से 23 फुट जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसका नाम छोटी आंत होता है, लेकिन हालांकि ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। बड़ी आंत की लंबाई केवल आपकी होती है 5 से 7 फीट, ठीक है। लेकिन जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई होती है 22 से 23 फीट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन क्रिया का सबसे बड़ा या फिर लंबा अंग क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था, हीरा सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित होता है। क्या आप बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन आया था, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। बात की जाए हीरा सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो सर ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसका, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है। इसका नाम ही इसलिए रखा गया है पन्ना डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर हीरा पन्ना बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हीरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कंफर्म करके बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेंगे। अगर नहीं भी आया है तो आने की संभावना है, इसलिए इसको नोट कर लेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। क्या कह रहा था सर, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो बच्चे ने बताया था सर ऑप्शन में चावल था। तो याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में चावल था तो इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा। लेकिन आप याद रखेंगे आलू भी होता है जिसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू होता है, ठीक है। आलू के अलावा चावल हो गया, इसके अलावा और जितने भी सब्जियां वगैरह होती हैं इन सभी में पाया जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और आप याद रखेंगे गेहूं में भी पाया जाता है। किसमें सर, गेहूं में भी सर्वाधिक मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो गेहूं, चावल, आलू, ये ऐसे 3 आपके अनाज हैं या आप कह सकते हैं खाने वाली चीजें हैं जिनमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। याद रखेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका चावल हो जाएगा। किसी ने बताया था सर वहां पे खीरा, ककड़ी, चावल ऐसे कुछ था, तो चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो आलू, गेहूं और चावल। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। कोई ना कोई आपको ऑप्शन दे सकता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछ रहा था, चांदी पर जंग लगने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है। क्या पूछ रहा था सर, पूछ रहा था कि जब चांदी पर जंग लग जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, जब चांदी पर रंग लगता है, जंग लगती है, रंग नहीं, जब चांदी पर जंग लगती है तो इसका रंग हो जाता है काला। कैसा हो जाता है सर, इसका रंग काला हो जाता है, चांदी ब्लैक पड़ जाती है। लेकिन जब हम इसी काले रंग को छुटाते हैं, यानी कि चांदी पर जब ये रंग लग जाता है, लगी जंग को छुटाने के लिए किसका काम करते हैं सर, तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा का। किसका, जो चांदी पर जंग लगती है, ठीक है, रंग नहीं, माफी चाहेंगे, जो जंग लगती है उसको छुटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का। और जब जंग लग जाती है तो कैसा रंग पड़ जाता है, तो ब्लैक पड़ जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आवर्त सारणी का चांदी एक तत्व है जिसका स्थान कितना होता है सर, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आवर्त सारणी में चांदी जो होती है Ag, ठीक है, Ag होती है, ये किस स्थान पर होती है, ठीक है। आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, इसका स्थान होता है 47। क्या होता है सर, आवर्त सारणी में इसका स्थान होता है 47। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखो यहाँ पर कुछ घुमाने जैसा क्वेश्चन आया था,
ठीक है। तो बात की जाए महापरिनिर्वाण मंदिर की, देखो सर जब जहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा वहीं पर मंदिर हो जाएगा। तो भगवान महात्मा बुद्ध जो थे इनका जो महापरिनिर्वाण था सर कहाँ पर हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर बना हुआ है। एक अच्छा स्थान है, याद रखेंगे, क्योंकि जो बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थलों में से एक है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र स्थल है महापरिनिर्वाण, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने क्या किए थे, अपने प्राण त्यागे थे। सर कब त्यागे थे, तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे या फिर देह त्याग दिए थी, ठीक है। तो कुशीनगर में इनका क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा जन्म होता है सर, तो जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सर, लुम्बिनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बात की जाए सर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर, उत्तराखंड में। देखो मैंने उत्तर भारत के लिए उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की क्लास करवाई है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस जीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा, तो उत्तर भारत के सारे राष्ट्रीय उद्यान साथी एक ही क्लास में कवर कर दिए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। आप जाएंगे तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे वीडियो में जाकर के, तो वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। आज ही उसकी हम प्ले लिस्ट बना देंगे राष्ट्रीय उद्यान की। क्या बना देंगे साथी, प्ले लिस्ट बना देंगे, जिसके बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर भारत की एक पार्ट 1 इसका डला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो आप देख लेंगे राष्ट्रीय उद्यान की एक ट्रिक, क्यों ना एक ही क्लास में आपका कोई ना क्वेश्चन क्यों छूट के जाए, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या पूछा था सर, गरीब कल्याण अन्न योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। बात की जाए सर गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कब सर, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब कोरोना वायरस लगा हुआ था। क्या लगा था, कोरोना वायरस लगा था। तो लॉकडाउन के समय मोदी जी ने क्या किया था, जो गरीब लोग थे लॉकडाउन में फंस गए थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, उनको भोजन नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। कब की थी, तो साथी 2020-21 में। कब की थी, 2020 में की थी, ठीक है, याद रखेंगे, जब लॉकडाउन लगा था। कब की थी, तो शायद जून का माह था या मार्च अप्रैल का माह था, एग्जैक्टली याद नहीं है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यही क्वेश्चन पूछा था कि शुरू किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर आपसे कह रहा है लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। क्या पूछा था सर, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। अभी तक पूछ रहा था लोहे से को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, लेकिन अब की बार क्या पूछा है, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो याद रखेंगे ये एक रासायनिक परिवर्तन है। सर रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब वस्तु, ऐसा परिवर्तन जिसके बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आ सके, ठीक है। क्या आपने देखा कि लोहे में जंग लग गई, अच्छा लोहा पड़ा था वहां पे जंग लग गई, और उसके कुछ दिनों बाद आपने देखा कि वो जंग हट गई और लोहा फिर से अच्छा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी जंग लग जाती है तो लोहा गल जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो लोहे में जब जंग लग जाती है तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि लोहे में जंग लगेगी वो पुनः लोहे की अवस्था में नहीं आ पाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे सर, लोहे को खुले में जब वातावरण में रखते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जंग क्यों लगती है। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया था लड़कियों वाले एग्जाम में, आर्मी का जो वोमेन एग्जाम था उसमें पूछा भी गया था, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है। तो याद रखेंगे नमी इसका मुख्य कारण होती है। क्या होती है, नमी और जलवाष्प इसका मुख्य कारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नमी के कारण जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, जिसके साथ ही लोहे में क्या लग जाती है साथी, जंग लग जाती है, ठीक है। क्या लग जाती है सर, जंग लग जाती है। और जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं। किसका, जिंक का परत चढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, किसका साथी, जिंक का परत, ठीक है, जिंक का लेप या फिर परत भी कह सकते हैं इसको। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और ये लगती किसके कारण है, नमी और ऑक्सीजन की जब आपस में ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है, इसके साथ जंग लग जाती है। तथा जब हम जंग से बचाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, जिंक का, ठीक है, ZN का प्रयोग करते हैं, इसका लेप चढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था संसद में शून्यकाल क्या होता है। सर बात की जाए संसद में शून्यकाल की, तो पहले क्या होता था सर, जब दोपहर के 12 बज जाते थे तो एक डिनर का समय होता था, सॉरी लंच का समय होता था, जो भी कहा जाता है उसको याद रखेंगे, क्या होता था, लंच का समय होता था। डिनर रात में होता है, लंच होता है दोपहर में, ठीक है। तो जब लंच का समय होता था, इस समय जो भारतीय सांसद थे,
क्या थे, जो भारतीय सांसद थे ये क्या करते थे, एक दूसरे से सवाल पूछते थे। क्या पूछते थे, सवाल पूछते थे कि राष्ट्रीय मुद्दा होता था कोई, तो उस तरह से सवाल पूछे जाते थे। तो इसी क्रम में धीमे धीमे इसकी शुरुआत हो गई शून्यकाल की। किसकी, शून्यकाल की। इन्होंने क्या किया, अब लंच नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे देश हित में क्या बाकी रह गया है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, देखो शून्यकाल भारतीय संसद का एक हिस्सा है और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम भारत के द्वारा ही की गई है। अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने संसद में शून्यकाल की शुरुआत की हो, ठीक है। तो भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान क्या होता है, सभी सांसदों को दोपहर 12 बजे बिना किसी पूर्व नोटिस के राष्ट्रीय मुद्दा उठाने का मौका मिल जाता है, ठीक है। जब जो संसद का सत्र चल रहा होगा तो उस समय कोई भी सांसद उठा नहीं सकता है मुद्दा, ठीक है, क्योंकि उनको जो होते हैं आपके जो वहाँ के हेड होते हैं, जो अब या तो फिर लोकसभा होगा या राज्यसभा, तो जो वहाँ के हेड होते हैं वो उनको रोक देते हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद का एक ऐसा समय होता है 12 से 1 के बीच का, कहाँ से, 12 से 1 के बीच का ऐसा समय होता है जहाँ पर कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं होता है, और तो विभिन्न ये मुद्दे उठाते रहते हैं और कभी कभी लात घूसा भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो शून्यकाल एक ऐसा सत्र होता है। तो क्या हो जाएगा, 12 से 1 बजे का जो टाइम आपको ऑप्शन में दिया होगा, 12 से 1 का टाइम जो होता है उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। और 11 से 12 का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था तापमान का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा था सर, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखेंगे तापमान के एसआई मात्रक की बात की जाए सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा, तापमान का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था, मैंने सोचा कि क्यों अलग से क्वेश्चन कराएं, इसी में याद रख लेंगे आप लोग। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको करवाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा, जबकि तापमान का क्या हो जाएगा सर, केल्विन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था साथी, वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है। तो अभी हमने करवाया था कि वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ जी। कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है, अभी आपको बताया था जो उपराष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 64 के तहत, किसके, आर्टिकल 64 के तहत आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ जी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर, ARS का पूर्ण रूप क्या है। क्या पूछा था, ARS का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखेंगे जो ARS का पूर्ण रूप है, जो एक्चुअली एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा सर, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम ARS का फुल फॉर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है, हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखो यहाँ पर ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिला है तो आप इनको ही याद रखेंगे, ठीक है। आपके हिसाब से देखा जाए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन राधाकृष्णन थे नहीं, तो हो सकता है जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे उनके बारे में दिया होगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग याद रख लेंगे। लेकिन प्रथम जो अध्यक्ष थे राज्यसभा के वो कौन थे, उपराष्ट्रपति आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि आपको बताया कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर, सुब्रतो मुखर्जी का संबंध किससे है। क्या पूछा था सर, सुब्रतो मुखर्जी का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे भारत के पहले एयर मार्शल, आजाद भारत के पहले एयर मार्शल थे सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे सर, सुब्रतो मुखर्जी जो थे ये भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको याद रख लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, सुब्रतो मुखर्जी आपके वायुसेना के प्रथम प्रमुख थे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती है। तो बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की, तो इसका विजेता बना है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। कौन बना है सर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये यूनिवर्सिटी है आपकी पंजाब की यूनिवर्सिटी। किसकी सर, पंजाब की, ठीक है। और इसी को मोपा ट्रॉफी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शायद मोका या मोपा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, मोका या फिर मोपा ट्रॉफी कहते हैं, इसको याद रख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती गई है। और बात की जाए इस ट्रॉफी की, तो यह कारनामा, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने यह कारनामा 23वीं बार किया है, यानी कि 23वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी, ये चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी है शायद, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो इसने अभी तक 15 बार इस ट्रॉफी को जीता है। कितनी बार सर, 15 बार, ठीक है। इसको याद रखेंगे, शायद यही है आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये भी शायद चंडीगढ़ में ही है। और जो एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इस नाम से है, केवल चंडीगढ़ नाम से, उसने 15 बार जीता है। और गुरु नानक देव ने कितनी बार, 23 बार जीता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ।
तो अब हम देखेंगे साथ ही आर्मी अग्निवीर में वोमेन मिलिट्री पुलिस का, क्या देखेंगे, वोमेन मिलिट्री पुलिस में कुछ प्रश्न आए थे, इनका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी आप लोग रोके रहेंगे, ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना मेरी बहनें बुरा मान जाएगी तो उनके लिए भी करवा दिया जाए, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की, पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था साथी, कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? क्या पूछा था? कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? तो बात की जाए कर्णम मल्लेश्वरी की, तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला था साथी 1994 में। कब मिला था? याद रखेंगे सभी साथी, कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन अवार्ड 1994 में मिला था। लेकिन एक बार और याद रखेंगे, जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में, कहाँ पर? सिडनी ओलंपिक जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, यहाँ पर महिला वर्ग में आपका पहली बार कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन पूछेगा सर ऐसी कौन सी महिला थी जिसने ओलंपिक में पहली बार पदक जीता था? तो पदक की बात की जाए, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, वो भी भारोत्तोलन में। किसमें सर? भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन क्या होता है? तो याद रखेंगे वेट लिफ्टिंग। क्या होता है? भारोत्तोलन क्या होता है सर? वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहली बार सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था? कोई पदक जीता था जो आपका कांस्य पदक था, ठीक है, याद रखेंगे। पहली महिला बनी थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और 1994 में इन्हें क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे, ठीक है, अलग अलग पूछे गए थे। एक पूछा था किस ओलंपिक में भाग लिया, एक क्वेश्चन पूछा था अर्जुन अवार्ड कब मिला, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था, वह कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो बात की जाए वास्तविक प्रतिबिंब की, सर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है आपका अवतल दर्पण। क्या बनाता है सर? अवतल दर्पण जो होता है ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आपका समतल दर्पण भी वास्तविक बनाता है, लेकिन कुछ आभासी काल्पनिक हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? क्या पूछा था? जो बिरजू महाराज है किस नृत्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद रखेंगे। तो बात की जाए पंडित बिरजू महाराज की, ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा? कथक। इसी कथक से संबंधित है आपके पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? क्या कह रहा है साथी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। सर इसका अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और बात की जाए सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या थे? आपके अध्यक्ष थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और नेहरू जी ने इसी अधिवेशन में कहा था कि हम अगले वर्ष 26 जनवरी 1930, यानी कि 29 के बाद क्या आएगा? 30, तो 26 जनवरी 1930 को हम भारत को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, या भारत को पहली बार आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा सपना इनका पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। 1929 का अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कह रहा था साथी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है? क्या कह रहा था सर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है? तो बात की जाए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की, सर याद रखेंगे, आपने देखा होगा जो भारत का अपना नक्शा है, जो अपने भारत का नक्शा है वो कुछ इस तरह से है। किस तरह से है? तो याद रखेंगे भारत का कुछ नक्शा है इस तरह से। तो इसका जो मुख्य बिंदु पॉइंट होता है, जो आपका मुख्य बिंदु पॉइंट है, जिसे आप लोग कन्याकुमारी कहते हैं, क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। इसी कन्याकुमारी का जो उत्तरी अक्षांश है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। जो इसी कन्याकुमारी है इसी को साथ ही हम कहते हैं कैप कैमोरिन। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी। इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि बिंदु है। कौन सा मुख्य बिंदु भूमि कौन सा है? कैप कैमोरिन है, और इसी को कन्याकुमारी कहते हैं। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, ये आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा, ठीक है, याद रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था आज, ठीक है। तो अगर बात की जाए भारत का सबसे मुख्यतम दक्षिण बिंदु पॉइंट कौन सा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट कैप कैमोरिन, या फिर इसी को कहते हैं कन्याकुमारी। लेकिन आपका सबसे दक्षिणतम हमने पढ़ा है इंदिरा कॉल, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है, जो आपका 6 डिग्री 8 मिनट है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर आपसे कह रहा है कि भारत में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? क्या कह रहा है सर? जो भारत है इसमें भारत में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो बात की जाए होम रूल लीग मूवमेंट की, तो इसकी शुरुआत की थी श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। किसने सर? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग स्थानों पर भारत में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की थी। आपको ऑप्शन में दिया होगा श्रीमती एनी बेसेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। यदि नहीं दिया है तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, और दोनों के अलग अलग होम रूल लीग चलाई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था अंतः निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है?
क्या पूछा था आपसे, अंतः निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है। तो बात की जाए इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतः निषेचन, क्या बात की जाए अंतः निषेचन की, तो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है सर ये आपका होता है विभिन्न जानवरों में, सॉरी ठीक है विभिन्न जानवरों में ही होता है, याद रखेंगे। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है और मनुष्य, ठीक है। मनुष्य भी एक तरह से पहले जानवर ही हुआ करते थे, हम बंदरों के वंशज है ऐसा माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, मनुष्य आदि, इनमें क्या होता है, जो नर होता है, नर अपने शुक्राणु को मादा के शरीर के अंदर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, नर जो होते हैं ये मादा है, मादा के अंदर अपने शुक्राणु छोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु, याद रखेंगे, जब शुक्राणु अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करता है यानी निषेचन करता है, तो इसी के साथ क्या हो जाते हैं, ये निषेचित हो जाते हैं, यानी कि अंतः निषेचन हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। शरीर के अंदर निषेचन तो अंतः निषेचन। इस प्रक्रिया में आपको कोई ना कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, मनुष्य या कुछ भी ऑप्शन दिया होगा, तो इसका राइट आंसर आप लगा देंगे, ठीक है। किसी ने बताया था सर इसका राइट आंसर शायद गाय दिया था ऑप्शन में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर गाय हो जाएगा, ठीक है। तो अंतः निषेचन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था साथी, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में खिंची हुई तार नहीं होती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें खिंची हुई तार नहीं होती है। तो उसमें एक आपका ऑप्शन दिया था तबला, क्या दिया था, तबला, तृगधा वाला, ठीक है, तृगधा, ये तबला दिया था। इसमें कोई आपका तार नहीं होता है, ठीक है, आप इसको हाथ की उंगलियों की सहायता से बजाते हैं। किससे बजाते हैं, हाथ और उंगलियों की सहायता से बजाते हैं, इसमें कोई तार नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर गुरु पर्व किस धर्म से संबंधित है। क्या पूछा था, गुरु पर्व किस धर्म से संबंधित है। तो भगवान जो गुरु नानक देव थे, इनका जो जन्मदिन था या फिर इसी दिन इनका जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसी जो दिन है, ये जो दिन था, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरु पर्व कहते हैं। एक ही दिन था जिसमें जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु सबका सब कुछ हो गया था। तो ये धर्म कौन सा कहलाता है, सिख धर्म, जिसमें गुरु पर्व मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर कह रहा था किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो बात करेंगे, यदि भारत के 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, तो इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, तो अनुच्छेद 153 में। कहां पर, अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। क्या कह रहा था, प्यासी भूमि का देश कैसे कहा जाता है। तो बात की जाए सर प्यासी भूमि की देश की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सर दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों कहते हैं प्यासी भूमि का देश, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों प्यासी भूमि का देश है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था, पहले रेगिस्तान हुआ करता था, ठीक है, और वहां पर कुछ लोग निवास करते थे, लेकिन कुछ इंग्लैंड के लोग क्या करे, वहां पर गए। देखो जिस प्रकार से भारत में एक काला पानी की सजा होती थी अंडमान निकोबार, वहां से कोई व्यक्ति जो था उसको क्या कर देते, डाल देते थे, यानी कि जो अच्छा अपराधी हुआ करता था भारत सरकार की नज़र में, तो कहाँ डालते थे, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसकी एक कहानी है, जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों के भी कोई दुश्मन होते होंगे, ठीक है, वहां पर जैसे अंग्रेजों में भी तो अपराधी होते होंगे आपके इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वाले लोगों ने क्या किया, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या कर दिया, इन लोगों को डालने लगे, वहां पर जेल के नुमा इनको छोड़ने लगे, ठीक है। तो वहां के जो लोग थे अपराधी, उन्होंने ही जाकर ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे थे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इनमें से 5 रेगिस्तान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसी कारण से क्या कहते हैं, आपके प्यासी भूमि का देश कहते हैं। 5 रेगिस्तान सर कौन कौन से हैं, तो ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, गिब्सन रेगिस्तान और स्टुअर्ट मरुस्थल। ये सारे के सारे जो 5 मरुस्थल हैं, इनको याद कर लेंगे। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन है, ये हालांकि कोई मूल ऑस्ट्रेलियन नहीं है, मूल ऑस्ट्रेलियन यहाँ के काले होते थे, ठीक है। ये जो गोरे गोरे मिलते हैं आपको ऑस्ट्रेलियन, ये सारे के सारे इंग्लैंड के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि तभी तो इंग्लैंड जो है यहाँ पर महारानी विक्टोरिया थी, जो इन्हीं को अपना राजा मानते थे ऑस्ट्रेलियन वाले, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया और आपकी अभी हाल ही में जो आपकी द्वितीय मरी हैं, क्या थी, उनका नाम था एलिजाबेथ थी, और अभी हाल ही में प्रिंस चार्ल्स III बन चुके हैं। ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के राजा होते हैं इंग्लैंड वाले, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से इंग्लैंड ही है, इसको याद रखेंगे। और इसमें 5 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनमें सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन और स्टुअर्ट पाए जाते हैं। इसी कारण से प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर तानेतर का मेला किस राज्य में लगता है। ये क्वेश्चन शायद आया नहीं था, शायद आया था, किसी बच्चे ने भेजा है, तो याद रखेंगे तानेतर के मेला की बात की जाए सर, ये गुजरात के सुंदरनगर में लगता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे। तानेतर मेला गुजरात के सुंदरनगर में लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये थी साथी आज की क्लास, और ये वर्दी को याद रखना है, ठीक है आपको। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए,
दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए जीएस हब बाई डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल, अपना भी ख्याल रखना। जय हिंद।